अच्छा जी, रिवीजन लेक्चर 1 चल रही है, उसका पार्ट बी है। ठीक है जी। हमने ब्रेक लगाई थी लेबर पर, और लेबर पर हमने देखा कि लेबर आवर्स के ऊपर बात कर रहे थे। लेबर आवर्स में कन्वर्जन का मसला आ सकता है, एफिशिएंसी का मसला आ सकता है, लेबर के टाइम वेस्टेज का मतलब लेबर का आइडल टाइम आ सकता है। सो लेबर टाइम वेस्टेज में आइडल टाइम आएगा, हमने ये देख लिया। और लास्ट लेबर आवर में एक चीज़ रह जाएगी, लर्निंग कर्व। तो उसके बाद लेबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लर्निंग कर्व को आगे ले जाते हैं ज़रा। अच्छा जी, लर्निंग इफेक्ट आ जाएगा हमारे पास। एक लर्निंग इफेक्ट में देख लेते हैं। लेबर में लर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। लर्निंग इफेक्ट में हमारे पास लर्निंग स्टॉप हो जाती है, यूनिट्स की फॉर्म में भी आएगी और इसमें बैच वाइज आएगा। तो दो यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी, यूनिट वाइज और बैच वाइज। लर्निंग इफेक्ट आएगा यूनिट वाइज और बैच वाइज। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि लर्निंग इफेक्ट, लर्निंग कर्व इफेक्ट will stop from 200 यूनिट्स। 200 यूनिट्स से लर्निंग इफेक्ट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। लर्निंग कर्व इफेक्ट विल स्टॉप फ्रॉम 200 यूनिट। 200 यूनिट से लर्निंग इफेक्ट जो है वो स्टॉप हो जाएगी, यानी कि 200 के बाद लर्निंग इफेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स टू रेस पावर b। y क्या होता है, एवरेज टाइम, और a क्या होता है, x क्या होता है। ये पता है कि ये लिखने की जरूरत है मुझे जी, इनकी जरूरत है नहीं। ठीक है, और b आपको पता है कि हमारे पास लर्निंग रेट होता है। ठीक है, और log ऑफ बी अवर ये लिख लेते हैं log ऑफ 2। पर ये कभी यूज ही नहीं किया हमने सवाल में। वो तो लर्निंग रेट गिवन करता है, ये लर्निंग रेट 90% 80% ये तो हमें गिवन करता है। अगर लर्निंग 200 पे स्टॉप हो रही है, अगर 200 पे स्टॉप हो रही है, तो यहां से कैलकुलेशन कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, बस ये देखना, बस ये इंपॉर्टेंट है। टोटल टाइम, भाई अगर 200 पे स्टॉप हो रही तो कैसे कैलकुलेट होगा, ये 200 कैसे आएगा, 200 कैसे आएगा, 200 पे स्टॉप करनी है तो कैसे आएगा, 200th यूनिट, 200th यूनिट देखना पड़ेगा, उसके लिए टाइम क्या लगता है। सो अगर लर्निंग कर्व स्टॉप हो रही है 200 यूनिट पर, तो हमें क्या देखना है कि एवरेज टाइम ऑफ 200th यूनिट के 200वां यूनिट जो बनेगा वो कितने वक्त में बनेगा।
फिर 201 में भी उसमें उतने ही में बनेगा, 202 में दो भी उतने में बनेगा, 203 भी उतने में ही बनेगा। तो मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या, इसका मतलब क्या, मुझे एक्चुअल में यहाँ क्या चाहिए, मुझे चाहिए एवरेज टाइम ऑफ 200th यूनिट, ये मुझे चाहिए। इसका मतलब क्या है, आई वॉन्ट टू फाइंड एवरेज टाइम ऑफ 200th यूनिट, यानी कि 200वां यूनिट कितनी देर में बनेगा, और वो कैसे आएगा, टोटल टाइम फॉर 200 यूनिट्स, उसका वक्त आ जाएगा, लेस कर देंगे टोटल टाइम फॉर 199 यूनिट्स, ये माइनस कर देंगे, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा एवरेज टाइम ऑफ, आपको बताइए वाई कौन होता है, ये एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम, ये कौन है, एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम है। तो एवरेज टाइम फॉर 200th यूनिट्स, ये मेरे पास आ जाएगा, डन हो गया, ये ऐसे आ जाएगा। अगर यूनिट वाइज है तो बैच वाइज तो क्या फर्क पड़ता है, बैच वाइज तो क्या, बस ए फर्क होगा, यहां पे ए क्या है, टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट, तो बैच वाइज आ जाएगा, तो ए क्या होगा, टाइम फॉर फर्स्ट बैच आ जाएगा, बस ये फर्क होगा, बाकी कोई चेंजिंग आएगी, बाकी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ऑल रिमेन सेम। तो यहां पे ए कौन है, टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट, और अगर बैच वाइज आ जाए, तो अगर बैच वाइज आ जाए तो y इज इक्वल टू ए एक्स टू रेस पार बी, तो यहां पे a क्या होगा, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट बैच। तो अब बैच वाइज चलेंगे, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास लर्निंग इफेक्ट यहां पर आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसके लर्निंग इफेक्ट को जाके प्योर टॉपिक को जाके हम रिवाइज कर लेंगे। तो ये हमारे पास लेबर कॉस्ट में जितनी भी वैरायटियां आ सकती थी, कोशिश की हमने सारी की सारी वैरायटियां हम यहाँ पे लिख लें, ताकि आपके पास कंप्रीहेंसिव एक चीज़ आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड में क्या क्या आ सकता है, वेरिएबल ओवरहेड, इसमें ज्यादा वैरायटी नहीं मेरे, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट में पहली वैरायटी वही वाली है जो हमने मटेरियल और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट के लिए कह रहा हूँ, ये वही वैरायटी है जो हमने पहले लगाई कि अगर इन्फ्लेशन आ जाए तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो वो तो हम कॉपी कर लेंगे। अच्छा जी, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट किस होता है बच्चों, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट किसके इक्वल होगा, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड
ये वही वाला है जो हमने मटेरियल और लेबर में लिखा। फिर आगे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, तो ये कैसे चेंज हो जाएगा? ओल्ड वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है, और यहां से आ जाएगा ओल्ड वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। यहां पे तो हमारे पास ये वैरायटी आ जाएगी जो हमने मटेरियल पर लगाई और लेबर पर लगाई। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पर आ जाए। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट दो तीन तरीकों से आएगा, ये देख लें। नंबर वन, जैसे कि हम करते थे लेबर में, मैंने किया था लेबर में, यहाँ पे क्या किया था, लेबर आवर थे, लेबर रेट पर आवर था, लेबर आवर थे और लेबर रेट पर आवर था। सो वेरिएबल ओवरहेड पर लेबर आवर, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? लेबर आवर पर यूनिट से। तो यहां से क्या आ जाएगा? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई यूनिट प्रोड्यूस निकल जाएगा। ये बात समझ लगती है? अच्छा, फिर ये भी तो हो सकता है ये ना हो, ये भी तो हो सकता है वेरिएबल ओवरहेड पर मशीन आवर आ जाए, लेबर आवर ना हो, पर मशीन आवर आ जाए, पर मशीन आवर आ जाए, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? मशीन आवर पर यूनिट कर लेंगे फिर। तो ऐसे भी तो आ सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिर वेरिएबल ओवरहेड पर लेबर आवर, वेरिएबल ओवरहेड पर मशीन आवर, ठीक है। हो सकता है ये इन्फ्लेशन से इफेक्ट हो जाए, क्योंकि ये वेरिएबल ओवरहेड पर लेबर आवर है, ये रेट होगा इनका, ये रेट होगा, ये पैसे होंगे ना, ये अमाउंट, ये पैसे होंगे ना, ये पैसे होंगे, ये तो पैसे होंगे, ये तो पैसे होंगे, और पैसे से क्या होंगे? इन्फ्लेशन से अफेक्ट हो जाएंगे, अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। हो सकता है ये इन्फ्लेशन से अफेक्ट हो जाए, अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन हो जाए। मशीन आवर कैसे होंगे? इनके साथ क्या हो सकता है? अफेक्टेड बाय, अच्छा लेबर आवर के साथ क्या हो सकता है? मैं बात कर चुका हूं पीछे लेबर में। मशीन आवर के साथ क्या हो सकता है? अफेक्टेड बाय इम्पैक्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीन विद न्यू। याद है कि न्यू ओल्ड मशीन की थी, जब न्यू मशीन आएगी तो एफिशिएंसी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे ये हो सकता है, क्लियर? अच्छा, और इसके अलावा लेबर आवर में क्या हो सकता है? ये लेबर आवर में वी हैव ऑलरेडी रेड इन लेबर कॉस्टिंग, ये लेबर कॉस्टिंग में हम ऑलरेडी पढ़ चुके। लेबर आवर अफेक्ट होता है एफिशिएंसी से, ये अफेक्ट होगा आइडल टाइम से, ये अफेक्ट होगा लर्निंग रेट से, ठीक है। ऑलरेडी रेड इन लेबर, ये हम ऑलरेडी लेबर में पढ़ चुके, साथ क्या क्या होगा वो ये हमने सारा भी पढ़ा कि लेबर आवर पर यूनिट के साथ क्या, ये लेबर आवर पर यूनिट क्या क्या हो सकता है, हम ऑलरेडी हमने पढ़ लिया हुआ, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कोई मसला? यहाँ तक बच्चों ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड डन, ये इतना ही है। लास्ट रह गया हमारे पास फिक्स ओवरहेड, पांचवा। इसके बाद इंशाल्लाह पास पे स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट अच्छा, फिक्स कॉस्ट में क्या होगा? अब फिक्स कॉस्ट में मैक्सिमम ये हो सकता है, क्वेश्चन में नॉर्मली गिवन होती है, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो और इसको मैं सेपरेट करना पड़ जाए तो हाईलो मेथड से सेपरेट होगी, या क्या हो सकता है इसका OAR गिवन होगा। तो फिक्स सेप
फिक्स कॉस्ट में क्या करेंगे, ऑलरेडी गिवन होगी, सो दो चीजें यहां पे मेंशन कर सकते हैं। अगर फिक्स कॉस्ट गिवन हो जाए यानी कि सेपरेटली नजर आ जाए फिक्स कॉस्ट separately given in the question, अगर फिक्स कॉस्ट सेपरेटली क्वेश्चन में गिवन हो जाए तो कोई नहीं, ठीक है, जैसे गिवन होगी वैसे हम क्या करेंगे, उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। सो वी विल यूज अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, हम उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे। जैसा कि अगर हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग है तो ओ नहीं आएगा प्रोडक्शन कॉस्ट में, और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट ओ जो है ये प्रोडक्शन कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है, ये वाली बात लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट सेपरेटली गिवन इन क्वेश्चन है, सो वी विल यूज अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, ठीक है जी। और ये भी लिख सकते हैं फिक्स कॉस्ट कहां पे इस्तेमाल होगी, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में इस्तेमाल हो सकती है, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में इस्तेमाल हो सकती है, पर उसकी जगह मार्जिनल एब्जॉर्प्शन बना के बात कुछ कर लूं, या हम ये लिख सकते हैं अगर सेपरेटली क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट गिवन है तो एज पर सिचुएशन यूज कर लेंगे। अगर मार्जिनल कॉस्ट है तो एक्चुअल फिक्स कॉस्ट जो है वो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में यूज हो जाती है, और अगर वैसे फिक्स कॉस्ट गिवन है और डिसीजन मेकिंग चल रही है तो वैसे वो इग्नोर हो जाएगी। सीवीपी है तो फिक्स कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट का हिस्सा बना लेंगे, ठीक है। अब ये सारी बातें लिखनी है या एज पर यूज दिस सिनेरियो ये लिख लें, या आप कहते हैं सारी बातें लिख लें, लिख लें, चलें ठीक है। फिक्स कॉस्ट अगर सेपरेटली गिवन इन क्वेश्चन है, ठीक है, तो वन बाय वन कर लेते हैं। तो पहले वाला फिक्स कॉस्ट सेपरेटली गिवन इन क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल इन सीवीपी अगर सीवीपी में आ जाए, सो पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट, पार्ट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट, और टोटल फिक्स कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी, कोई परेशानी नहीं। इन डिसीजन मेकिंग अगर डिसीजन मेकिंग में आ जाए, अगर डिसीजन मेकिंग में आ जाए तो क्या करेंगे, इग्नोर दी ओल्ड फिक्स कॉस्ट एड दी न्यू इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। डन हो गया। और फिक्स कॉस्ट कहां कहां पर हमारे पास आ रही होती है, इन डिसीजन मेकिंग इग्नोर दी ओल्ड फिक्स कॉस्ट, और यू कैन से ऐड दी न्यू इंक्रीमेंटल फिक्स, ये मैंने बात लिख ली। और क्या लिख सकते हैं, इन मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, जिसको ओ ए आर फिक्स्ड ओ ए आर पर यूनिट भी कहते हैं, जिसको फिक्स्ड ओ ए आर पर यूनिट भी कहते हैं। इन मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। ये पता ही है, मार्जिनल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट लेके जाते हैं हम, तो जरूरी नहीं था, चलो खैर।
इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो कि हमारे पास फिक्स OAR पर यूनिट कहलाता है, will part of प्रोडक्शन कॉस्ट। तो क्या मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट इग्नोर करूंगा फिर? हाँ, सो वी विल यूज एक्चुअल फिक्स कॉस्ट, वी विल यूज एक्चुअल फिक्स कॉस्ट इन मार्जिनल कॉस्टिंग। इन मार्जिनल कॉस्टिंग यहां पे लिख रहा हूं, इन मार्जिनल कॉस्टिंग वी यूज actual fixed cost, we use actual fixed cost while calculating क्या क्या प्रॉफिट। डन हो गया? डन। और फिक्स कॉस्ट के लिहाज से और कोई बात आपको याद आ रही हो जो सेपरेटली गिवन हो तो कोई नहीं होता है ना इसका, अभी ज़हन में नहीं आ रहा, अगर आ जाएगा तो फिर कल परसों तरसों कभी लिख लेंगे, ठीक है। सेकंड, अगर फिक्स कॉस्ट सेपरेटली नॉट गिवन इन क्वेश्चन, यानी कि टोटल कॉस्ट गिवन इन क्वेश्चन हो, ठीक है, फिक्स कॉस्ट सेपरेटली नॉट गिवन इन क्वेश्चन। सेकंड क्या है, इफ फिक्स कॉस्ट is not separately given in question। अगर हमें सेपरेटली फिक्स कॉस्ट नजर आए, फिक्स कॉस्ट इज नॉट सेपरेटली गिवन इन क्वेश्चन, तो क्या करेंगे बच्चों? तो क्या करेंगे? तो हमें फिक्स कॉस्ट को सेपरेट करना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट को सेपरेट करने के कितने तरीके होते हैं? फिक्स कॉस्ट को सेपरेट करने के कितने तरीके होते हैं? तीन तरीके होते हैं, मैंने तीन तरीके बताए थे। नंबर 1 तरीका क्या था? फिक्स कॉस्ट परसेंटेज इज गिवन। अगर फिक्स कॉस्ट की परसेंटेज गिवन है तो क्या करूंगा? फॉर एग्जांपल टोटल कॉस्ट है 1000, एग्जामिनर ने क्या दिया, फिक्स कॉस्ट जो है इसमें 20% है, तो फिर फिक्स कॉस्ट आ सकती है यहां से, कितनी आएगी? आंसर क्या है? फिक्स कॉस्ट 200 है। पहला सिचुएशन ये है। दूसरा ये है फिक्स OAR गिवन कर देगा बच्चा। दूसरी सिचुएशन क्या है? फिक्स OAR ये लाजमी गिवन करेगा, फिक्स्ड OAR इज गिवन। फिक्स OAR दे दिया जाता है तो फिक्स OAR की मदद से हम क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बच्चों? ना फिक्स्ड OAR पर यूनिट, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। कैसे आता है? कैसे आता है? टोटल बजटेड फिक्स कॉस्ट, ये है ये चाहिए। टोटल बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड बेस, टोटल बजटेड बेस, ठीक है। और अगर नॉर्मल कैपेसिटी हो तो नॉर्मल कैपेसिटी को पिक करते हैं, ठीक है। और अगर ये ना हो तो फिर बजटेड, क्योंकि यूनिट्स लिख दिया ना मैंने अब,
तो बजटेड प्रोडक्शन आएगी, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आएंगे, बजटेड यूनिट्स आएंगे, बजटेड क्या आएंगे बच्चों, यूनिट्स आएंगे। और अब हम थोड़े से बड़े हो गए हैं, क्योंकि अगर OAR पर लेबर आवर हो तो टोटल बजटेड फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल बजटेड लेबर आवर आ जाएंगे। और अगर मशीन आवर हो तो इसी तरह से मशीन आवर आ जाएगा, वो फिर मुझे लिखने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, क्या है OAR मशीन आवर आ जाए तो टोटल बजटेड फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल बजटेड मशीन आवर्स आ जाएंगे। तो ये OAR, और इसमें से हमारे काम की चीज क्या है, ये चाहिए, ये टोटल फिक्स कॉस्ट ऐसे आ जाएगी। क्लियर? और कैसे आएगी? वेरिएबल दिया और टोटल दिया हो तो वो तो फिर यही हो जाए, वो परसेंटेज वाली कैटेगरी में लेते हैं ना, वो आसान ही है। ठीक है, कि टोटल में से वेरिएबल माइनस करें तो फिक्स भी रहती है, जैसे कि सीवीपी में हम करते थे अक्सर, वो वेरिएबल ढूंढता था, कहता रिमेनिंग ऑल फिक्स, रिमेनिंग ऑल फिक्स। सो अगर फिक्स की परसेंटेज गिवन है तो ए से कर लेंगे, फिक्स OAR गिवन है तो हम ये कर लेंगे। चलें वो भी लिख लेते हैं, वैरायटी लिख ही रहे हैं तो variable cost is given, remaining is fixed cost. If all variable costs are given, if all variable costs are given, अगर सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट गिवन कर दी तो हम क्या करेंगे, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके फिक्स कॉस्ट तक पहुंच जाएंगे। तो चलो हल्की फुल्की सी वैरायटी थी। तो क्या हो गया है, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी टोटल कॉस्ट लेस वेरिएबल कॉस्ट। इफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर गिवन, तो जो गिवन होगी उसको यहाँ पे लिखेंगे, टोटल पहले गिवन होगी, फिक्स कॉस्ट को ढूंढ के ले आएंगे। और लास्ट रह गया हाई-लो मेथड। सबसे पहले हाई-लो मेथड को हाई करें, ठीक है, फिर पढ़ेंगे उसको। ओके, fixed cost is not separately given in question. Okay, if total cost is given, if total cost is given, अगर तो टोटल कॉस्ट गिवन है, इन तीनों में से कुछ गिवन नहीं है, सो वी विल यूज हाई-लो मेथड, we will use high and low method to separate fixed cost and variable cost from total cost. इसमें से सबसे पहले क्या था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। ये हाई-लो मेथड में डायरेक्ट हम ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्ट समझ लगती है, फर्दर से इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना, क्या है, नहीं है तो बता दें। और फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट चाहिए, फिक्स कॉस्ट कैसे आती है बच्चों, ये वाली इक्वेशन, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर इसका ब्रेकअप आता है, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। हाई वालों से भी आ सकता है, लो वालों से भी आता है, तो अगर टोटल कॉस्ट हाई वाले उठाएंगे तो यूनिट्स भी हाई वाले उठाएंगे। डन हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा सेपरेशन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? और फिर इसमें से भी एक वैरायटी ये करवाई थी कि उन्होंने कहा था कि 200 यूनिट के बाद वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। वो क्वेश्चन याद है आपको?
चैप्टर नंबर 0 ये वाला सवाल सामने आएगा। चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, पहली वैरायटी ये सिंपल थी, दूसरी वैरायटी ये थी चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। उसने क्या कहा था कि पहला कंडीशन ये था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज बाय 10% अगर यूनिट 10,000 से ज्यादा हो जाए। तो 10,000 से ज्यादा अगर यूनिट हो गए, 10,000 से ज्यादा यूनिट हो गए तो वेरिएबल कॉस्ट पर कितनी डिक्रीज करेगी, 10% करेगी। तो हमने पहले क्या किया था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आई कितनी, 1.74, ठीक है। और जब हमने 15,000 यूनिट को एस्टिमेट करना है, जब हमने 15,000 यूनिट को एस्टिमेट करना है तो आप चेक करें वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगी 15,000 यूनिट के लिए। वेरिएबल कॉस्ट पुरानी ये थी, क्योंकि 15,000 10,000 से ज्यादा है तो वेरिएबल कॉस्ट 1.74 है, तो 10% डिक्रीज करेंगे तो 0.9 रह जाएगी, यानी कि 1.56 यूज करेंगे। ये वाली बात कह रहा हूं, बात समझ लग गई, ठीक है जी। और अगर हमने एस्टिमेट करना हो लास्ट में, अगर हमने एस्टिमेट करना हो, एस्टिमेट टोटल कॉस्ट, एस्टिमेट टोटल कॉस्ट, और अगर हमें टोटल कॉस्ट को एस्टिमेट करना तो कैसे करेंगे, टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट। यहां पे वो कहेगा कि 10,000 यूनिट को एस्टिमेट कर दो, तो यहाँ पे 10,000 रखूंगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो वहां से आएगा, फिक्स कॉस्ट यहां से आ जाएगी और वो एस्टिमेट हो जाएगा। तो ये एस्टिमेट लाइन आ गई हमारे पास। यहां तक कोई मसला समझ आई बच्चों? मान लो ये 10 है तो यहाँ पर रख दूंगा 10 और फिक्स कॉस्ट यहाँ से आ जाएगी। मान लो 5,000 आ रही है, एम ही लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख लूंगा 5,000 आ जाएगा। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10x, x में जो मर्जी रखूंगा वहां पे टोटल कॉस्ट आती रहेगी। डन हो गया, ये हमारे पास फिक्स ओवरहेड हमारे पास आ गया। कितने हो गए हमारे पास, फिक्स कॉस्ट हो गया, बस लास्ट वाला कर लें, दो लाइनें इसके ऊपर लिखनी है। नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट, नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट, नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट में सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, मार्केटिंग सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, एडमिन कॉस्ट, ये जितनी भी कॉस्ट हैं, अगर कभी ये नॉर्मली सारी गिवन करता है, ये कैलकुलेट नहीं करता, लेकिन अगर कभी कैलकुलेट करवानी पड़ जाए तो कैसे करेंगे, यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड जितनी यूनिट्स बेचे मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट, यहां से ये कैलकुलेशन हमारे पास आ सकती है। और फाइनेंस कॉस्ट अगर आ जाए तो फाइनेंस कॉस्ट ने वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में वैरायटी है कि फाइनेंस कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परचेज प्राइस की बेस के ऊपर आती है, ठीक है। चलो वहां देख लेना, ठीक है, या डन, ठीक है। ये सारे यहाँ से तकरीबन आपको एक ओवरऑल बर्ड आई व्यू मिल जाएगा पूरी की पूरी कॉस्टिंग का। बाकी हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर की अपनी वैरायटियां होंगी। शुरू में क्या करना, शुरू में जब आप रिवीजन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले वाला चैप्टर दिखाया रिवीजन वाला, ये वाला देखें, मैंने सारे चैप्टर को क्या किया, सेमराइज कर लिया कि इस चैप्टर में ये होगा, फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होगी, कॉस्ट इन्वेंट्री ऐसे कैलकुलेट होगी, फिर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 5 FIFO से आएगा,
फिर एनआरवी आ जाएगा, जनरल एंट्री के चैप्टर खत्म। इस तरीके से हर चैप्टर के मेरे शॉर्ट से नोट्स हैं ना, अब बस से उनकी एग्जाम्पल्स अब नहीं करनी, ठीक है, सिर्फ वो करें और छलांग लगा दें, क्योंकि एग्जाम्पल्स अब आपको आती हैं, एग्जाम्पल्स अब आपको आती हैं। और अगर बहुत भी शौक हो एग्जाम्पल खेलने का, तो जो लास्ट में मैं कंप्रिहेंसिव एग्जाम्पल करवाता हूँ वो एक आधी कर ले, वरना लेक्चर्स को ओवरव्यू करें, उसका डायरेक्ट पास पेपर पे छलांग लगा दें, इससे इफेक्टिव आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, और कहीं पे सपोर्ट चाहिए तो लेक्चर देख लें, फिर भी समझ नहीं आ रहा फिर मुझसे राब्ता करें। पास पेपर पे आ जाए, इन्वेंट्री वैल्यू, बस आप रिसर्च अटेम्प्ट के पास पेपर हैं वो करेंगे, आज एक करेंगे मिहांटी लिमिटेड वाला, अगर टाइम मिलेगा एक और करेंगे, कल इंशाल्लाह बाकी हम जो मुश्किल पास पेपर रिसर्च अटेम्प्ट में आए हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, वो ओवरहेड वाले में आएगा। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं ये वाला डिजाइन, अंडर ओवर वाली बात, अप्लाइड एक्चुअल वाली बात, वो ठीक है मैं लिखवा देता हूँ, वो फिर अंडरस्टूड ही हो जाती है, लेकिन कहते हैं तो मैं लिखवा देता हूँ। फिक्स ओवरहेड में ये था, इन एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में हमने लिख लिया कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स ओवर विल नॉट बी द पार्ट ऑफ, विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, वी यूज एक्चुअल फिक्स कॉस्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, ही हो गया। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल बी दी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये जो होगा ये हमारे पास सप्लाइड एफर्ट होगा। क्या लिखूँ और वर्क इन प्रोसेस में अप्लाइड होता है, मैंने ये लिखवाया था, वर्क इन प्रोसेस में अप्लाइड एफ हो जाता है, जबकि एक्चुअल एफ जो है वो एफ ओ है। और मार्जिनल को क्या डिसीजन मेकिंग है ना, तो डिसीजन मेकिंग एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर होती है, डिसीजन, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग में है, सीवीपी डिसीजन मेकिंग में है, और ये सारी की सारी एक्सटेंशन मार्जिनल कॉस्टिंग की है, ये मैंने शायद आपको बताया था जब हमने सीवीपी किया था, ये सारी मार्जिनल कॉस्टिंग की लड़ी है, इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग कंट्रीब्यूशन पे चलता है, ये प्रॉफिट पे चलता है, ये जीपी पे चलता है, कहते हैं तो ये लिख लेते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग वी कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन, ये लिख सकते हैं अगर लिखना तो, और छोटा सा उसका डिज़ाइन ब्रांच और डिज़ाइन बना ले सकते हैं। बाकी ये ना असल में ये वो काम होते हैं जो स्टूडेंट खुद करे, क्योंकि आपने 1 बाय 1 पढ़े होते हैं, अब इतना ना कोशिश की थी। अच्छा, इन मार्जिनल कॉस्टिंग ये हो गया, और कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन, और यहां पे कैलकुलेट क्या लिखूं कैलकुलेट क्या लिखूं, यहां पे लिखवाएं कैलकुलेट क्या लिखूं, हाँ के प्रॉफिट नहीं, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट तो ये भी कैलकुलेट करता है, प्रॉफिट तो ये भी कैलकुलेट करता है, कंट्रीब्यूशन के बाद माइनस करते हैं एक्चुअल फिक्स कॉस्ट, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, तो हम प्रॉफिट तक पहुंच जाते हैं, और यहां से जीपी है, उसके बाद हम यहां से क्या करते हैं, माइनस क्या करते हैं, वेल डन, नॉन प्रोडक्ट की फिक्स कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्ट फिक्स कॉस्ट तो ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट का इसका बन चुका हुआ है, तो यहां से माइनस करें नॉन प्रोडक्ट फिक्स कॉस्ट, माइनस करके प्रॉफिट तक जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको और कुछ याद आए तो अब मुझे व्हाट्सएप कर देना, फिर मैं क्या करूंगा इसमें ऐड ऑन कर दूंगा, फिर इसको एक हम अच्छा सा ड्राफ्ट बना देंगे इसका, ठीक है जी। तो जो कि इंशाल्लाह आपके आने वालों के लिए इफेक्टिव होगा, आप तो माशाल्लाह पास कर चुके होंगे ना आपके किस काम का, ठीक है जी। चलें जी, पास पेपर पर आ जाएं जल्दी से यार। ये जिंदगी में एक मरतबा सवाल आया, मिहांटी लिमिटेड वाला जिंदगी में एक मरतबा सवाल आया, और उसके बाद इसने कभी भी नहीं आना, पर डर लगा रहता है आना जाए, उसी डर की वजह से करवाते हैं, पर ये आता ही नहीं, कभी भी नहीं आया। 2012 गुजर गया, उसके बाद रिकंसिलेशन वाला सवाल कभी भी नहीं आया,
इन्वेंट्री की रिकंसिलेशन कभी भी नहीं आया। जिस तरह बीआरएस में आप रिकंसिलेशन करते हो, और खैर सीए में तो ऐसा नहीं है, डेटर कंट्रोल और क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट इनकी भी रिकंसिलेशन होती है, पर हमने नहीं की होती है, सीए वाले में नहीं करते, ठीक है। हालांकि ए लेवल में होती है इसकी रिकंसिलेशन, डेटर्स की और क्रेडिटर्स की। और उसके अलावा फिर हमने क्या सीए में भी रिकंसिलेशन पढ़ी है, मुझे लग रहा है कहीं पे पढ़ी हुई है, मुझे लगता है। कहाँ पढ़ी है? वेल डन। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में रिकंसिलेशन पढ़ी हुई है, जहां से हम प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस लेते हैं, फिर मार्जिनल के प्रॉफिट पर आ जाते हैं। डन आया? इसका मतलब क्या ये होता है कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट गलत है, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट गलत है, मार्जिन का प्रॉफिट गलत है? नहीं, दोनों का प्रॉफिट सही है, दोनों बस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं। वो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वो लिख दो, डिफरेंस खत्म हो जाता है। और मुझे लगता है कि हमने कहीं और भी रिकंसिलेशन पढ़ी, मुझे याद आ रहा है कहीं पे थोड़ा थोड़ा सा। बोले बोले बोले, कहाँ पे कहाँ पे? वो चैप्टर बताएं मुझे चैप्टर का नाम सुनना है। वेरिएंस में जनाब, वेरिएंस में भी रिकंसिलेशन किया। बजटेड से स्टार्ट करते थे, सारे वेरिएंसेस प्लस माइनस करते थे और एक्चुअल प्रॉफिट तक पहुंच जाते थे। 2 रिकंसिलेशन तो हमने किए, 3 एंट्री कर लेते, ठीक है। तो अभी तक कोई सवाल आया नहीं है। अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा लेंथी है। इसमें काम की जो बात है वो है सिर्फ पार्ट ए, ये काम की है। पार्ट बी में इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाना है, पार्ट बी में जीरो वैरायटी, पार्ट बी में तो इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाना है। अब एक जल्दी से मशवरा दे दें। पार्ट बी इन्वेंट्री लेजर कार्ड, वो परचेज और इशू वाला खेलना है। परचेज किया, ऐड कर लिया, इशू किया, माइनस कर, ये वाला खेलना है। क्या हम ये मैनुअल सॉल्व कर लें खुद से, या आंसर दिखा दूं ये हम खुद सॉल्व कर लें मैनुअली? मैनुअल करते हैं भाई, कह रहे मैनुअल कर लेते हैं, चला जा फिर मैनुअल कर लेते हैं। आ जाओ मैनुअल कर लेते हैं। जल्दी से सवाल के ऊपर एक नजर मार लो, आपके पास होगा, नहीं है तो बस एक नजर मार लो जरा जल्दी से, 2 मिनट के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ताकि फिर जब मेरे साथ रीडिंग करें तो समझ आ रही है बातों। चलो आ जाओ, काफी है, बाकी मेरे से पढ़ लेना। मेहांटी लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड मार्केट अ सिंगल प्रोडक्ट वी, हम एक सिंगल प्रोडक्ट वी बनाते हैं। 2 केमिकल्स बी एंड जी आर यूज्ड, 2 केमिकल, एक का नाम बी और एक का नाम जी है, वो यूज करते हैं। दोनों को जरा डिफरेंट कलर से यूज कर लेते हैं। एक केमिकल बी है और एक केमिकल जी है। यूज इन द रेशियो 60-40 रेशियो से यूज होते हैं। वर्क इन प्रोसेस में यूज हो रहे होंगे, हमारा क्या काम, हम तो इन्वेंट्री को देखने वाले हैं। ML फॉलोज परपेचुअल सिस्टम, MS फॉलोज, हम किस सिस्टम को फॉलो करते हैं? हम किस सिस्टम को फॉलो करते हैं बिजनेस में? परपेचुअल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किसके ऊपर हो रहा है? एफको मेथड पे हो रहा है। द परचेज एंड इशू ऑफ B and G,
मई 12, सारा की सारी कैलकुलेशन मई 12 के लिए हो रही है। डन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास बी आ गया और यहाँ पे हमारे पास जी आ गया। डन हो गया। रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं करना क्या है। रिकंसाइल द फिजिकल इन्वेंट्री बैलेंस विद द बैलेंस एज पर बुक। बैलेंस एज पर बुक मीन हमारा इन्वेंट्री लेजर कार्ड, परपेचुअल सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री, इन दोनों के बैलेंसेस को क्या कर दो, रिकंसाइल कर दो, रिकंसाइल कर दो। इसका मतलब डिफरेंसेस आ रहे होंगे। फिर फिजिकल स्टॉक टेकिंग में हमारे इन्वेंट्री लेजर में एक डिफरेंस आ रहा है। पार्ट बी में कह रहा है डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर दो, किसकी, केमिकल बी की और जी की। ऑल्सो कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ कंटेमिनेटेड मटीरियल। कुछ मटीरियल कंटेमिनेट हो गया। कंटेमिनेट का मतलब डैमेज हो गया, डिफेक्टिव हो गया। और 31 मई 2012 के लिए हम सारी की सारी कैलकुलेशन करेंगे। डन हो गया। अच्छा, अगर मुझे रिकंसिलेशन करनी है तो उसका मतलब मुझे ये पता होगा, ये पता करना है कि फिजिकल वालों ने कितनी इन्वेंट्री गिनी और हमने इन्वेंट्री लेजर में कितनी इन्वेंट्री गिनी। खैर हम गिनते तो नहीं है, लेकिन हम साथ साथ कैलकुलेट करते हैं। अब इन्वेंट्री लेजर कार्ड बना हुआ है, अगर तो ये जो इंफॉर्मेशन लिखी है इस इंफॉर्मेशन में कोई गलती ना हो तो इसका मतलब ठीक है, मेरे पास इन्वेंट्री लेजर कार्ड बना ही हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, ओपनिंग में परचेजेस ऐड करूंगा, रसीट्स ऐड करूंगा और इशू क्या कर दूंगा, वो माइनस कर दूंगा, तो डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगा इन्वेंट्री लेजर कार्ड के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर रिकंसिलेशन मांगा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन हमारे पास इन्वेंट्री लेजर कार्ड है इसके ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। कुछ ये यूज होगा, कुछ यहां से वैरायटियां इसमें एड ऑन हो रही होंगी, प्लस माइनस हो रहा होगा, तो फिर अगर ये वाला करेक्टेड बनेगा, सबसे पहले मुझे ये करेक्टेड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाएंगे बी का और फिर इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाएंगे जी का, फिर फिजिकल बी और फिजिकल जी, इनसे कंपैरिजन करके रिकंसिलिएशन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो रूट समझ आया, कुछ स्केच बना रहा हूं, फिर बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, तो हमने करना क्या है, रिकंसिलिएशन बनानी है मुझे पार्ट ए में। अच्छा जी, और पार्ट बी में हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री लेजर कार्ड्स बनाने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर आ जाए, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ बी एंड जी वाज 1000 लीटर एट द रेट ऑफ 50 पर लीटर। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ गई बी एंड जी की। बी कितना है, 1000 लीटर एट द रेट ऑफ 50 पर लीटर, और जी हमारे पास है 500 लीटर एट द रेट ऑफ ₹115 पर लीटर रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास दोनों के दोनों आ गए। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे पास लेजर्स की ओपनिंग आ गई। ठीक है, जो इन्वेंट्री लेजर कार्ड में हमारे पास आएंगे। आगे चलते हैं, द फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ बी, ये आ गया, फिजिकल इन्वेंट्री की बात शुरू होगी अब। अच्छा, फिजिकल में ओपनिंग तो नहीं होगा ना, फिर फिजिकल में ओपनिंग तो नहीं होगा, तो ये बात तो फिर नहीं, ये बात जो ओपनिंग वाली है तो ऑब्वियस बात है इन्वेंट्री लेजर कार्ड की बात होगी। ये तो फिजिकल के लिए पॉसिबल नहीं है। फिजिकल स्टॉक टेकिंग कब होती है, एट द ईयर एंड होती है, वो तो ईयर एंड हमने जाके गिन लिया होगा। अब वो हमें बात बता रहा है कि फिजिकल जो है वो इन्वेंट्री कितनी है। फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ बी, बी की फिजिकल इन्वेंट्री कितनी है, 535 लीटर है, जबकि जी की इन्वेंट्री हमारे पास 140 लीटर है। द स्टॉक चेक वॉज कंडक्टेड ऑन 1 जून 30 मई फॉर बी एंड जी। बी कब हुआ, बी को कब गिना, बी की स्टॉक टेकिंग कब हुई, 1 जून को, और जी की स्टॉक टेकिंग कब हुई, 31 मई को। जरा ये लाइन देखे समझ लगती है, बी की स्टॉक टेकिंग कब हुई, 1 जून को, और जी की कब हुई, जी की कब हुई, 31 मई को।
भाई यहाँ पे डेट्स ने थोड़ा सा मरवाया, तो आपको लग नहीं रहा कि बी तो एक दिन लेट अकाउंट हुआ है, बी तो एक दिन लेट गिना गया है, अंदर एक दिन का एडिशनल स्टॉक आ रहा होगा, यानी कि 1 जून का स्टॉक भी आ रहा होगा। समझ आ रही मेरी बात? नहीं आ रही? इसका मतलब एक दिन का जो एडिशनल स्टॉक आ रहा होगा, हालांकि नहीं आना चाहिए, हालांकि नहीं आना चाहिए, हमें तो 31 मई तक सिर्फ गिनना है। हमें कहां तक गिनना है बच्चों? 31 मई तक गिनना है, यहां तक गिनना है। तो ये तो जी को, बी को हमने 1 जून में गिना हुआ है, तो दुआ करेंगे कि 1 जून को कुछ ना आया हो। अगर 1 जून को कुछ नहीं आया तो ठीक है, जो 1 जून में है वो, जो 1 जून को है 31 मई को भी वही था। और अगर मान लो कि 1 जून को कुछ आया हो तो क्या करेंगे? इसका मतलब फिर तो वो हमारा हिस्सा नहीं है, वो हमारी गेम का हिस्सा नहीं है, तो उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली कहां तक पहुंचना है? मुझे 31 मई तक पहुंचना है। यहां तो कोई मसला? अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये फिजिकल इन्वेंटरी हमारे पास दोनों की आ गई, तो हमारे पास रिकंसिलेशन बनाएंगे, तो रिकंसिलेशन में हमारे पास 2 केमिकल्स आ गए, एक केमिकल बी आ गया, और केमिकल जी आ गया। ठीक है जी। फिजिकल बैलेंस कितना इनका? फिजिकल स्टॉक टेकिंग से बैलेंस कितना आया? बैलेंस एज पर फिजिकल काउंट, बैलेंस एज पर फिजिकल काउंट, बैलेंस एज पर फिजिकल काउंट, जी कितना आया? 535। और यहां पे बैलेंस एज पर कितना आया? फिजिकल काउंट जी 140, 140। यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे और फिर बैलेंस एज पर इन्वेंटरी लेजर कार्ड आ जाएगा, बैलेंस एज पर हमारे पास आ जाएगी, बैलेंस एज पर बुक आ जाएगी। ठीक है, अब बैलेंस एज पर बुक कितना है, इन्वेंटरी लेजर कार्ड में कितना हमने रिकॉर्ड किया, अब मुझे उसके लिए लेजर्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? लेजर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आ जाए जरा लेजर्स बना लेते हैं फिर। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक एज पर बी, फिर क्लोजिंग स्टॉक एज पर जी बनाएंगे। ठीक है जी, आ जाए जरा। क्लोजिंग स्टॉक एज पर बुक, और कौन सी बुक बन रही है? इन द बुक ऑफ बी, तो इन द बुक ऑफ बी में हम ये बनाने लगे। ठीक है जी, अच्छा जी, थोड़ी सी जल्दी जल्दी मेहनत करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, यूनिट्स आ जाएंगे, डेट, डिस्क्रिप्शन, यूनिट्स, रेट और अमाउंट आ जाएगा। सबसे पहले ओपनिंग था हमारे पास, 1 मई 12 को ओपनिंग आ जाएगा हमारे पास। ओपनिंग कितना था सवाल में देखें जरा? 1000 है, और एट द रेट ऑफ 50 है। आंसर कितना आ जाएगा? 150। ये 50 है, अच्छा, तो 50,000 आ जाएगा। ये हमारे पास 50,000 आ गया। यहां तक मसला। ये केमिकल हमारे पास आ जाएगा बी। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ, इन्वेंटरी लेजर कार्ड भी आ जाए। 5 को और 9 को, ये 2 हमारे पास लीटर इशू हुए,
ऐसे। अब सवाल एक बार पढ़ लेते हैं, कोई गलती तो नहीं हुई, अगर कोई गलती हुई हो सकता है ये इश्यू गलत हो गया हो, ठीक है, या फिजिकल वालों की गलती की हो। अब जल्दी से पढ़ लेते हैं। फिजिकल वाली बात पढ़ ली है, पॉइंट नंबर 1 पढ़ लिया, पॉइंट नंबर 2 कर लिया, ये हमने दोनों के दोनों कर लिए भी। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। ड्यू टू कंटेमिनेशन 95 liter of B and 105 liter of G were excluded from the stock check. Their net realizable value were 20 and 50. 95 लीटर ऑफ बी एंड 10 लीटर जी ये डिफेक्टिव थे, ये कंटेमिनेट थे, ठीक है, ये कंटेमिनेट थे, ठीक है। तो वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टॉक चेक, उसको स्टॉक चेक दिया, क्या कर दिया, स्टॉक चेक से निकाल दिया। जब हमने स्टॉक चेक से निकाल दिया होगा तो हमने वी डिडंट काउंट फिजिकली, वी didn't count physically, हमने उनको फिजिकली काउंट नहीं किया, हालांकि वो कंटेमिनेट हैं, उनको हमने अलग कर दिया, गिना नहीं, हालांकि मौजूद तो है ना वो, एक्चुअली दे एग्जिस्ट बट वी डिडंट काउंट। बात समझ आ रही है? वी डिडंट काउंट फिजिकली but actually they exist, वो वहां पे मौजूद तो थे ना। तो इन्वेंट्री लेजर कार्ड में तो आ गया होगा, यानी कि इन्वेंट्री लेजर कार्ड में इसका कोई नहीं मसला आया, इसका मसला कहां पर आया, फिजिकल काउंट में आया। तो फिजिकल काउंट में जाके इस मसले को हम सेट करेंगे। मेरी बात समझ आ गई? अगर आप कहती हैं तो मैं अभी कर देता हूं, अगर आप कहते नहीं सर पहले लेजर कंप्लीट कर लें, इसको इस मसले को हम एट द एंड देखेंगे, तो एट द एंड भी देख सकते हैं, साथ साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि ये मसला लेजर का नहीं है। लेजर में तो हमने काउंट कर लिया होगा, फिजिकल में स्टॉक चेक में एक्सक्लूड कर दिया गया। जब गिनती गिन रहे थे, गिनती गिनते वक्त हमने कहा ये खराब है, खराब को क्या गिनना, उसको नहीं गिना हमने, पर गिनना तो चाहिए। फिजिकल में इन्वेंट्री तो है, वो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड, ठीक है, उसका एनर्जी का मसला आएगा, एट द एंड देख लेंगे। बात समझ आई मेरी? अब मुझे बताएं इसको अभी साथ अभी डील कर लूं या एट द एंड देख लें? साथ साथ कर लें, ठीक है, साथ साथ कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 95 है बच्चों, 95 के बारे में मुझे फैसला करना है, क्या 95 फिजिकली मौजूद है, क्या ये 105, क्या ये 95 लीटर ऑफ बी और 105 लीटर ऑफ जी, क्या ये एक्चुअली फिजिकली क्या ये एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्या फिजिकल काउंट में इनको गिना? हमने नहीं गिना, तो क्या करेंगे, इसको इसमें वो नहीं नजर आ रहे तो ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे कंटेमिनेटेड स्टॉक, ठीक है, तो ऐड कर देंगे कंटेमिनेटेड स्टॉक, तो ऐड कर देंगे कंटेमिनेटेड स्टॉक, डिडंट काउंट नहीं किया था, तो दैट्स वाई ऊपर नजर नहीं आ रहा। तो अब आ जाएगा, काउंट कर लेते हैं, 95 इधर आ जाएगा और 105 इधर आ जाएगा, डन हो गया। चलो साथ साथ कर लेते हैं, ये मुश्किल वाला पंगा लिया वैसे आप लोगों ने, अब मर्जी आप लोगों की, ठीक है। चलो इसका मतलब एडजस्टमेंट टू एडजस्टमेंट चल रहे हैं, ठीक है जी, आगे आगे आ जाए। पहले इन्वेंट्री लेजर कार्ड बना लेते हैं, मैं तो कर दूंगा, अगर आप लोग कर लें मुझे इतराज नहीं है कि कर लें, साथ साथ पॉइंट वाइज चलना है कि पहले लेजर फड़का दें, साथ साथ कर लेते हैं, चलो साथ साथ कर लो, चले आ जाए। तो पॉइंट नंबर 3 फिजिकल का पॉइंट था, डन। पॉइंट नंबर 4 पर आ जाए, पॉइंट नंबर 4 पर आ जाए। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 4 कह रहा है 250 लीटर ऑफ बी विच वाज रिसीव्ड ऑन 1 जून, कहता है 1 जून को फर्स्ट जून को 250 लीटर ऑफ बी रिसीव हुए इन्वेंट्री में, और 95 लीटर ऑफ जी वॉज इश्यूड ऑन 1 मई 2012 आफ्टर द फिजिकल काउंट। कहता है कि
250 लीटर ऑफ बी हमें 1 जून को रिसीव हुआ और 95 लीटर ऑफ जी इशू कर दिया 31 मई को। अगर 31 मई को इशू कर दिया तो माइनस हो जाना चाहिए, है ना? 31 मई को चलेगा, 31 मई तक की हमने कैलकुलेशन करनी है। 31 मई को इशू कर दिया, मसला क्या आया? आफ्टर द फिजिकल काउंट, आफ्टर द फिजिकल काउंट, यानी कि गिनने के बाद इशू किया। यानी कि उसने किया क्या होगा, स्टॉक टेकर ने किया क्या होगा, सुबह आया होगा 10-11 बजे, स्टॉक गिन लिया होगा और शाम को 4 बजे ये स्टॉक इशू हो गया। हालांकि उसको जो चाहिए था ना रात को गिने जाके, ताकि जब सारी एक्टिविटी क्लोज हो गई हो। तो उसे गलती क्या हुई, उसने गिनती जल्दी गिन ली और गिनती गिनने के बाद स्टॉक इशू हुआ। और मसला क्या है, आगे मसला आया, मसला क्या है, मसला क्या है आगे क्या लिखा हुआ है, वर इंक्लूडेड इन फिजिकल इन्वेंट्री। वो क्या है, फिजिकल इन्वेंट्री में हमारे पास नजर आ रही है, वो फिजिकल इन्वेंट्री में हमारे पास नजर आ रही है। अब मुझे ये बताएं, ये जो 250 है, ये 250 और 95 वर इंक्लूडेड है। हेलो बच्चों, 250 और 95 वर इंक्लूडेड इन फिजिकल इन्वेंट्री है, तो कह सकता हूं 535 एंड 250 पड़ा हुआ है। हालांकि वो हमारे साल का तो नहीं है, वो हमारे साल का तो नहीं है ना? 250 हमारा है, 250 हमारा स्टॉक है, नहीं वो तो 1 जून को आया, वो तो 1 जून को आया, वो हमारा नहीं है। हमारा तो बाहर निकालेंगे, अगर हमारा नहीं है तो बाहर निकाल देंगे ना। बात समझ आ रही है? तो इसको बाहर निकाल दिया तो 250 क्या हो गया, माइनस। चलो 50 को माइनस करते हैं। ये तो नेक्स्ट मंथ रिसीट है, ये तो नेक्स्ट मंथ रिसीट है, तो इसको तो नेक्स्ट मंथ के तो बाहर निकालेंगे 250 को, ये बाहर के मुल्क निकल गया। अब फैसला करते हैं अगले का, किसका, 10 किसका, किधर गया किधर गया, नजरों में क्यों नहीं आ रहा, ये 95। ये 95 क्या क्या करना है, 95 चला गया। हेलो हेलो बच्चों, 95 चला गया, क्या फिजिकली भी जाना चाहिए? पर वो तो इंक्लूडेड है, वो तो गया ही नहीं है, तो उसको बाहर निकाल देंगे। दोबारा 95 वाज इशूड, वो इशूड हो गया, पर गिनने वाले ने सुबह गिन लिया जल्दी। जब उसने सुबह गिना होगा तो उसकी नजर में 95 मौजूद है, पर हकीकत में 95 तो मौजूद नहीं है, तो फिजिकल में वो नजर आ रहा है 95, तो निकालना पड़ेगा। और समझाओ, मैथमेटिकली समझा सकता हूं उसको, अगर जबानी नहीं समझ आई तो आगे एक्स के साथ करके। इशूड किधर गया, कहता है 95 लीटर वाज इशूड ऑन सर्टिफिकेट आफ्टर द फिजिकल काउंट, फिजिकल काउंट के बाद इशू हुआ, इशूड आफ्टर फिजिकल काउंट। अगर ये फिजिकल काउंट के बाद इशू हुआ तो हकीकत में तो नहीं है, लेकिन जब फिजिकल काउंट किया होगा 140 को गिना होगा तो तब 95 था, उसने कहा यार 95 है, पर शाम को तो चला गया, ठीक है, तो 95 क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे। क्लियर? अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 डन हो गया। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाए जरा, पॉइंट नंबर 5 पे आ जाए। पॉइंट नंबर 5 ये कह रहा है 150 लीटर ऑफ केमिकल बी वर हेल्ड बाय एमएल ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। दोबारा कहता है
150 लीटर ऑफ केमिकल बी वर हेल्ड बाय एमएल ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। इसका मतलब एमएल के पास ना 150 लीटर हैं, पर वो कस्टमर के हैं, एमएल के तो नहीं है। अगर वो कस्टमर के हैं, अगर वो कस्टमर के हैं और वो फिजिकली नजर आ रहे हैं, तो क्या अपना मान लें? याद है हमने इस तरह वाली एक समझ आ रही है? वो 150 किसके हैं? कस्टमर के हैं। तो स्टॉक टेकर ने तो गिन लिया होगा, हमारे ही पड़े हुए हैं, हमारे गोडाउन में पड़े हुए हैं, उसको क्या पता ये तो हमारे पास पड़े हुए हैं पर हमारे नहीं है। अगर हमारे नहीं है तो निकालेंगे, तो 150 माइनस कर देंगे। हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर कितना है, तो निकाल देंगे क्योंकि हमारे पास पड़े हुए थे ना, तो उसने गिन लिए, वो तो हमारे नहीं थे। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं? वेयर एज 100 लीटर ऑफ केमिकल जी वर हेल्ड बाय वन ऑफ सप्लायर ऑन एमएल बिहाफ। कहता है हमारे सप्लायर के पास 100 यूनिट पड़े हुए थे, वो हमारे हैं, पर फिजिकली तो नजर नहीं आ रहे होंगे ना। जब फिजिकली नजर नहीं आ रहे तो स्टॉक टेक में तो नहीं आ रहा होगा, गिना नहीं होगा, लेकिन वो तो हमारी इन्वेंट्री थी, लेकिन सप्लायर के पास पड़ी हुई थी, फिजिकल प्रेमिसेस में मौजूद नहीं थी, इसलिए स्टॉक टेकर ने ये 100 को गिना नहीं होगा। क्योंकि हमारा स्टॉक है तो हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, स्टॉक हेल्ड विद सप्लायर 100 ऐड कर देंगे और ठीक है टोटल कर लें अब। सो एज पर बुक क्या आना चाहिए? एज पर बुक क्या आना चाहिए? पहला वाला कितना आता है? 200। 200 और ये वाला 250 आ गया। डन हो गया। अब ये आपने फिजिकल रिकॉर्ड्स में मेंटेन कर लिया। अब आप जब परपेचुअल बनाएंगे तो परपेचुअल में बी कितना आना चाहिए? 230। और जी कितना आना चाहिए? अगर ना आया तो फिर हो गई। चले आ जाए, अब आ जाए, इसको कंप्लीट कर लेते जल्दी से। और पॉइंट नंबर कौन सा पढ़ लिया हमने? 5 पढ़ लिया, पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया। 6 पे आ जाए जरा, 6 वाले पॉइंट पे आ जाए। 100 लीटर ऑफ बी, येलो वाला बी कर रहा हूं, 100 लीटर ऑफ बी है और 200 लीटर ऑफ जी है, वर रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस। वर रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब ये फिजिकल काउंट का मसला नहीं है, ये लेजर का मसला है, क्योंकि इन्वेंट्री की जो मूवमेंट होती है ये इन्वेंट्री लेजर कार्ड में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, रॉ मटेरियल ऑफ रॉ मटेरियल टू वर्क इन प्रोसेस। इसका मतलब ये किसका मसला है? ये इन्वेंट्री लेजर कार्ड, इसको मैं कैसे लिखूं, इसमें क्या 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 हिंट दें इसको? बुक लिख लूं, बुक, बुक, ये बुक में एडजस्टमेंट जाएगी और ये ठीक है, ये बुक में जाएगी। ये रिटर्न हो गया और ये कब रिटर्न हुआ? 31 मई को। 100 लीटर 31 मई को रिटर्न हुआ, 31 मई है और बी है ना। और दूसरा कब रिटर्न हुआ? 1 जून, है ना जी। अच्छा, 1 जून वाले को तो मजा नहीं आएगा, पॉइंट नंबर लिख लें 6, इसके आगे लिख लें पॉइंट नंबर 6, इसका ताल्लुक पॉइंट नंबर एडजस्टमेंट नंबर 6 से। एडजस्टमेंट नंबर 6 में कह रहा है, यहां पे देखना जरा गौर से, हमने इशू कितना किया? 500। 31 में कितना इशू किया? 500। उस 500 से 100 आ गया वापस, 100 रिटर्न आ गया, यानी कि 500 हमने किया प्रोडक्शन वालों को, प्रोडक्शन वालों ने कहा नहीं नहीं 100 वापस ले जाओ, 100 वापस ले जाओ, तो नेट कितना इशू हुआ होगा? तो क्या मुझे 500 लिखना चाहिए, 400 लिखना चाहिए इशू में? 400 लिखना चाहिए। तो यहां से एक एरर पकड़ा गया।
तो कितना इशू करूंगा, ये 400 इशू करूंगा। डन हो गया। तो इसके साथ मैंने पॉइंट नंबर 6 लिख लिया, ये पॉइंट नंबर 6 कहानी थे। और फिर 450 का क्या करूं, क्या इसमें से भी 200 माइनस कर दूं? नहीं भाई, ये तो अगले 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 महीने हुआ है रिटर्न, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, इसको नहीं कोई फर्क पड़ेगा। डन। आगे लास्ट वाली बात, 7वीं, 240 लीटर ऑफ केमिकल बी परचेज 12 मई को, 150 लीटर ऑफ केमिकल जी परचेज 24 मई को। डेट्स दो याद रख लें, 12 हैं और 24 है। 2012 वर इनएडवर्टेंटली रिकॉर्डेड एज, इनएडवर्टेंटली का मतलब क्या, एरोनियसली, सादा लफ्जों में रॉन्गली, गलती से रिकॉर्ड हो गया एज 420 और 250। इसका मतलब 420 गलत हैं, इसकी जगह 240 और 150 होना चाहिए था। अब 12 मई में है, जरा 12 मई को देखें हुआ क्या। ये 12 मई आ गया, इसको मैं जरा हाईलाइट कर दूं। ये 12 मई आया और हमने कितना यूनिट रिसीव किया, 420। हालांकि वो कह रहा है भाई वो 420 गलती से लिखा गया, मैं असल में 240 लिखना चाहता हूं। तो यहां से मुझे पता चला कि 420 तुम 420 हो वाकई में। 420 बदनाम को कहते हैं, है ना, जो जुर्म करता है। तो 420 नहीं आएगा, क्या आएगा यहां से 240 आएगा। और गलती कब हुई, एक 24 मई ये हुई जी में जाके। और 150 लीटर ऑफ केमिकल परचेज ये आ गई। 250 तुम 250 नहीं हो, तुम कितने हो फिर, यस तुम 150 हो। डन हो गया। अब ये करेक्ट बन गया, तो बस ठीक है, इसी को यूज कर लेंगे। अब इसको यूज करके बस लेजर कार्ड बनाएंगे और फिर गेम ओवर। डन हो गया बच्चों, चलें आ जाए आगे। आप खुद भी कर सकते हैं माशाल्लाह, लाइक बच्चे। हो सकता है कि मैं एक बना दूं, बाकी खुद कर लोगे। एक बना दूं, इसको कंप्लीट कर लूं, बाकी तो बी आसान, क्योंकि मेरे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में 3 मिनट है बल्कि। चलें आगे, नेक्स्ट आ जाओ भाई। 5 और 9 मई को 560 और 300 दोनों इशू, दोनों में इकट्ठा लिख या अलग अलग। 5 मई कोई नहीं, अलग अलग कर लेंगे, कोई मसला नहीं। 5 मई को कितना इशू हुआ, 550 वाले। और फिर 9 मई को 9 है, 9 मई दोबारा इशू हुआ, कितना 50 हुआ। तो मारे गोली, टोटल को मारे गोली, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इसको बैलेंस करें, क्योंकि एफ और एफ को मेथड चलना है हमारा, ये भूलना नहीं है, एफ को चलना है क्योंकि रेट सेम आ रहा है, तो वेटेड एवरेज 50 ही रहेगा। जी कितना आया, 140 एट द रेट ऑफ 50, नहीं 50 ही रहेगा, रेट ही नहीं चेंज हुआ, तो इससे टोटल करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 7000 आ गया, ये 7000 आ गया। अगली डेट बताएं, अगली डेट कौन सी आ रही है और हुआ क्या उस डेट को। 9 के बाद आ रहा है 12, 18, 24, 31, ये डेट पे जाना है। 12 को 240 लूंगा, 12 मई को क्या है, रिसीट है, रिसीट कितनी आ गई 240। रिसीट को जरा नीले मार्कर से कर लेते हैं जरा, यार क्या रिसीट्स आ गई 240 की, और रेट बताएं 50, रेट बदल गया। अब जब भी बैलेंस करोगे तो वेफ्को के साथ करोगे, वेटेड एवरेज है। सर बताएं 12480। अच्छा, अब जब तक इशू नहीं आएगा टेंशन नहीं, जैसे इशू आ गया तो मुझे एफ को लेना पड़ेगा। नेक्स्ट डेट के इशू आ गया, ओहो तो हमें भी फिर करो एफ को। 380 यूनिट्स आ गए,
इनको टोटल करो और इनका एवरेज ना ले लेना, इनको टोटल करो 19480। अब इसको इससे डिवाइड करके ये रेट निकालना है 51.26, 2 डेसिमल प्लेस पे जाने दो। 12 मई के बाद क्या हुआ, 12 मई के बाद 18 मई को 250 इशू हुआ है, कर दो। 18 मई को इशू हुआ है कितना, 250 कि 240, तो माइनस जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज कह दें। और वेटेड रेट क्या जा रहा है 51.26, 12815। आगे क्या है, हाँ नहीं 5 क्या बात, क्या पूरा एग्जैक्ट 5 आया, ठीक है जी, जैसे आप लोग को डन हो गया, ठीक है। माइनस तो कर लो, माइनस कर लिया, पीछे क्या रह गया आपके पास, बस ठीक है। आगे इसके बाद क्या आ गया, ओए होए फिर बैलेंस करना पड़ेगा, कितना आ गया 130, 51.26, 6665, डन। और 18 के बाद क्या है, डेट 24 मई, परचेजेस और रिसीट से लिखा हुआ ना उन्होंने जरा, तो हम भी रिसीट ही कहेंगे। ठहरो ठहरो ठहरो, रिसीट्स कितनी है 500, 5 के हिसाब से 27,500, 2 रेट आगे। कोई और रिसीट है, देखो इशू आ गया, चलो फिर हमें भी इशू आ गया, फिर हमें इशू क्या आया, वेटेड एवरेज आ गया, करो बैलेंस 630, ये टोटल मारे 34165, डिवाइड मारे 54.23, डन। 24 मई के बाद क्या है, ओह शुक्र अल्लाह का यार, क्लोजिंग आ गई 31 मई। 31 मई को क्या हुआ, इशू हुआ, हाउ मच 500, भाई 400 लिखा है ना, मैंने करेक्शन करवाई है, ये देखें इतनी मुश्किल से करेक्शन करवाई है, देखें पर्पल कलर में करेक्शन करवाई है, क्या ख्याल है जी, 400 जी बच्चों, 54.23, 21692, माइनस कर दें 230 यूनिट्स, 230 यूनिट्स, रेट 54.23, और आंसर कितना आया जी 12473, तो ये आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक्स, ये परपेचुअल का आया। अब चेक करो फिजिकल क्या था, फिजिकल का क्या था 230 था, फिजिकल का भी 230, हमारा क्वेश्चन हो गया सही। जी फड़का दोगे, जी जी आसान है, जी में कोई मसला नहीं है, वो एक मसला याद रखना 150 लेना यहाँ पे बस, बाकी कोई वैरायटी नहीं है। लास्ट सवाल रह गया ये वाला, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ केमिकल बी एंड जी ऑल्सो कंप्यूट डिफेक्टिव यूनिट्स कॉस्ट, यानी कि डिफेक्टिव यूनिट्स की कॉस्ट भी हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है नहीं, तो बाकी इंशाल्लाह आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलें, तो केमिकल बी आ गया, ठीक है नहीं, तो केमिकल बी आ गया हमारे पास, ठीक है नहीं, केमिकल बी आ गया। केमिकल बी में स्टॉक कितना निकला हमारे पास 230, स्टॉक कितना निकला 230 का, पर इस 230 के दो हिस्से होंगे, एक गुड्स यूनिट और एक कंटेमिनेटेड यूनिट्स, ठीक है, तो इसके दो हिस्से होंगे, एक होंगे गुड यूनिट्स, बल्कि पहले कंटेमिनेटेड ना लिखूं, पहले कंटेमिनेटेड लिखता हूं,
कंटेमिनेटेड यूनिट्स और फिर गुड्स यूनिट्स। कंटेमिनेटेड यूनिट्स कितने बच्चों? 95। तो 230 में से अगर 95 कंटेमिनेटेड हैं तो फिर गुड्स यूनिट कितने होने चाहिए? 135। 135 की चेक करें क्लोजिंग कॉस्ट कितनी थी? क्लोजिंग कॉस्ट 54.23, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 54.23 से। तो आंसर देखें क्या आता है इसका जी, 7321। कंटेमिनेटेड यूनिट्स की एनआरवी क्या है? पढ़ना ले पढ़ना ले पढ़ना ले पढ़ना ले। किधर है, मुझे क्यों नजर नहीं आ रहा? रिलाइजेबल वैल्यू 20 है इस 95 लीटर की, 20 और 20 को क्या हो गया, ये 20 है, ठीक है। तो 95 मल्टीप्लाई बाय 20 आ जाएगा। आंसर बताएं कितना आता है? 1900। तो दोनों की कॉस्ट क्या आ जाएगी? 9221। ये हमारा आंसर आएगा जो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखेंगे। और हालांकि लेजर अकॉर्डिंग चेक करें कितना आ रहा है, 12473। इसमें कंटामिनेटेड को कंसीडर नहीं किया ना, उसकी एनआरवी को, ठीक है। ये तो कॉस्ट के ऊपर आ रहे हैं, वो कॉस्ट और एनआरवी के ऊपर आ रहे हैं। डन हो गया। केमिकल बी डन बच्चों। और मेरे लिए बड़ा आसान है, अगर मैं इसको चुक के कॉपी मारूं और यहां से बन जाएगा जी, पर आपके लिए इससे ज्यादा आसान, ठीक है जी। डन। तो यहां से डन हो गया। कल इंशाल्लाह ताला जो रिसेंट अटेम्प्ट हमें स्प्रिंग 25 उसके फिर हम कुछ पास पेपर करेंगे। डन हो गया, ठीक है जी। आज के लिए इतना काफी है। इस सारी चीजों को रिवाइज कीजिएगा, फिर इसका फायदा होगा, वरना रिवीजन हो गई आपने कर ली, धन्यवाद अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।